नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बंटी गोगन, व्याख्याता इतिहास। नव वर्ष की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। ये वर्ष आप सभी को नौकरी देकर जाए, ये मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के 10 नियमों पर। ये 10 नियम मेरे निजी जीवन जो कि पिछले 10 वर्षों 2014 से प्रतियोगी परीक्षाओं का मेरा जो जीवन शुरू हुआ है 2024 तक, इसके बीच में मैंने कुल 12 सरकारी नौकरियां प्राप्त करी है, जिसमें जो मैं अभी वर्तमान में कर रहा हूं व्याख्याता इतिहास। और इससे पूर्व की भर्ती जैसे कि वरिष्ठ अध्यापक 2016 की गणित और विज्ञान 2 पद, 2014 की वरिष्ठ अध्यापक, ग्राम सेवक, पटवारी, वन रक्षक, वनपाल और क्या बोलते हैं लैब असिस्टेंट और अन्य 2-3 एग्ज़ाम मिला के ये कुल 12 एग्ज़ाम जो मैंने पास किए हैं। उनके पीछे क्या नियम चले थे उस पे मैं आज बात करने वाला हूँ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो सही से शूट हो रहा है कि नहीं। यस, तो अपन बात करते हैं यहाँ पर कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान हमें किस प्रकार की वस्तुओं से बचना है, किस प्रकार के नियमों का पालन करना है और कैसे पढ़ना है। दोस्तों, ये मेरा डेली वीडियोस में सीरीज़ में पहला वीडियो समझे आप इसे। आगे अपन इस प्रकार के वीडियो शूट कर पाएंगे और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो आगे की सीरीज़ में आएंगे। उसके लिए आपको ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना है और साथ ही साथ इसका अनुसरण भी करेंगे आप, तो निश्चिंत ही आपको लाभ मिलेगा। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो 10 नियम हैं उसमें हम पहले नियम पे बात करें तो एक कोचिंग का नोट्स पढ़ना है हमें। 1 मिनट इस पे बात करते हैं। ओके, एक कोचिंग का नोट्स पढ़ना है, इसका क्या मतलब है? आपको भी पता है कि दुनिया भर के जो कंटेंट है मार्केट में उपलब्ध हैं, तो आप अलग अलग रूप से उन कंटेंटों से भ्रमित रहोगे। इससे बचने के लिए आपको जीवन में एक चीज़ निर्धारित करनी है। अगर परीक्षा पास करनी है तो आपको एक कोचिंग पे ट्रस्ट करना होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसी भी कोचिंग में पढ़ाने वाला जो शिक्षक है वो आपसे कहीं ज़्यादा जानता है उस विषय को, जिस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको उन शिक्षक पे भरोसा करना है। और मैं किसी भी कोचिंग को, जो बेहतरीन कोचिंग है या फिर 3rd क्लास कोचिंग है, कोई से भी कोचिंग है, उसके जो गुरुजी हैं वो बेहतर तरीके से उस बात को जानते हैं कि विषय में क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है। उनके द्वारा जो नोट्स बनाए जाते हैं, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप में विभिन्न कोचिंग के नोट्स और मेरे खुद के नोट्स मैंने ग्रुप में डाले हुए। अपने ग्रुप का नाम है मास्टर जी की पाठशाला। इसका लिंक है बंटी गोगन 666। ये आप सर्च करेंगे तो अपने टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आपको एक कोचिंग का नोट्स पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2-3 कोचिंग का भी नहीं पढ़ना है। और वो ऐसा पढ़ना है कि मैं अगर रात को 3 बजे भी नींद से उठा के पूछूं, बेटा आर्टिकल 1, 2, 3 क्या है, 123 क्या है, आर्टिकल 53 क्या है, मैं ये पूछ लूं कि राजस्थान में जो मावट होती है वो कब होती है, कौन से मौसम में होती, कौन सी ऋतु में होती। मैंने ये पूछ लिया कि नौलखा बावड़ी कहाँ है, या मैंने ये पूछ लिया आपसे कि आभानेरी बावड़ी कहाँ है। तो आपको क्लिक करना चाहिए। वो कब होगा? जब आप एक कोचिंग का नोट्स पढ़ते हैं। आपका कंटेंट प्रिसाइज होना चाहिए, कम होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। ये 2014 का मेरा कला संस्कृति का नोट्स है, राजस्थान कला संस्कृति का नोट्स है और ये अपने टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध है। पर इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करना है कि ये नोट्स किस दर्जे पे पढ़ा गया है। देखो आप, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पास में लाके बताता हूँ। ये देखो, तो मैंने जो किया है मेरे जीवन में, मैं वो ही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको एक कोचिंग का नोट्स पढ़ना है। आप ये चीज़ क्लियर कर देना, इधर उधर नहीं भटकना है। एक कोचिंग का नोट्स
और यहाँ पर एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, मार्केट में जो आने वाली गाइडें हैं उनका साइज़ काफ़ी मोटा होता है, और जब आपकी परीक्षा जो 30 दिन बाद 60 दिन बाद शुरू हो जाती है तो आप कितने पत्ते पलट पाओगे, आप खुद ही निर्णय लें इसके बारे में। आपने आप में सवाल करें क्या मैं ऐसा कर पाऊँगा, तो आप उससे बचें। मैं यहाँ पर आपको नोट्स पढ़ना रिकमेंड करूँगा। अगली बात, पुराने प्रश्न पत्र। अब आप जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण है बात, आप जिस एग्ज़ाम, माना कि आप वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा देना चाहते हो, तो वरिष्ठ अध्यापक की अभी तक यानी आज की डेट तक 29 पेपर हो चुके, 29 एग्ज़ाम हो चुके हैं और ज़्यादा भी होंगे। अभी 4 दिन बाद फिर से जो वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग का पेपर होने वाला है, तो उसके पेपर आ जाएंगे। तो पुराने प्रश्न पत्र आपको उस एग्ज़ाम के तो देखने ही देखने हैं, बाकी अन्य सभी एग्ज़ाम जैसे कि अधीनस्थ बोर्ड, RSSB और RPSC, इनके पुराने एग्ज़ाम जितने हुए आज तक, लोग यूँ कहते हैं 2012 के बाद वाले देखना, मैं कहता हूँ कि आज तक पैदा हुए एग्ज़ाम ना, तब से लेके आज तक जितने एग्ज़ाम हुए सारे प्रश्न पत्र देख लो, याद कर लो। आपका नोट्स पढ़ना है और उसके बाद आपको पुराने प्रश्न पत्र पढ़ने हैं। पुराने प्रश्न पत्र कहाँ से पढ़ोगे? दुनिया भर की बुक्स मार्केट में उपलब्ध है, पर मैं यहाँ पर एक बुक रिकमेंड करूँगा आपको, वो है दिशा 2020। अब ये दिशा 2020 की बुक्स मेरे पास है और मैं इन बुक्सों का काफ़ी पुराना पाठक हूँ, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। ये है दिशा राजस्थान कला संस्कृति राजस्थान परीक्षा 2020 नाम से मार्केट में आती है। ये भूगोल की है, राजस्थान परीक्षा 2020 के नाम से आती है। ऐसे हर विषय की ये बुक आती है और 150 रुपये से, मैं पैसा नहीं बताऊंगा, मार्केट में आप किसी भी रेट पे आज को देख सकते हैं, इसी बीच रेट पे आपको ये मिल जाएगी। और रीजनिंग की है, और जो रीट वाले हैं वो ज़रूर मनोविज्ञान की ये बुक ज़रूर खरीद ले, या फिर कोई और भी बुक आप खरीद सकते हो। इसमें आपको मैं ये बुक का स्पॉन्सर कर रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वो पुस्तकें, पुराने प्रश्न पत्र का कहीं से भी कंटेंट मिले वो फाइनल करना है आपको। पहला तो एक कोचिंग का नोट्स पढ़ना है ताकि कंटेंट कम हो। दूसरा है पुराने प्रश्न पत्र आपको देखने ही देखने हैं, इससे नहीं बचना है। जितने ऑब्जेक्टिव आपको मिल पाए उतने सारे हल कर दो। यूट्यूब पे सारे उपलब्ध हैं और ये दिशा की किताबें आप ला सकते हो। अलग आती होगी किताबें, मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं दिशा का ही पाठक रहा हूँ। तो ये दिशा गाइड नहीं है, ये दिशा ऑब्जेक्टिव जो है पुराने प्रश्न पत्रों का जो संकलन है उसका है। अपने टेलीग्राम ग्रुप में तो काफ़ी बार मैं डाल चुका हूँ। अगला है, आपकी ये 2 तैयारी पूरी हो जाती है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने। क्या लगाने हैं? मॉक टेस्ट। इससे लोग बहुत बार यूँ कहते हैं कि मैं तो मॉक नहीं दूंगा, मॉक देने से क्या ही फ़ायदा होता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 मैंने 56 मॉक दिए थे। कितने मॉक दिए थे? इस बात को अपन मिटा देते हैं। मैं 100 मॉक देने का टारगेट लाया था। कितने? 100 का। मार्केट में उस वक्त इतना ही उपलब्ध होते थे, आजकल तो आपको 200-500 मॉक भी मिल जाते हैं। तो अपने को कितने मॉक देने? मिनिमम 50 मॉक देने हैं। मॉक टेस्ट, मॉक ड्रिल, आप सेनाओं के लोगों का में भी काफ़ी सुना होगा आपने कि यहाँ पे युद्धाभ्यास हुआ, तो आप अपना अभ्यास ज़रूर करें। ये ऑफलाइन करना है। कैसे करना है? OMR शीट लानी है, बाकायदा मार्केट में मिल जाती है 20-30 रुपये में, और आपको मॉडल पेपर उठा लेना है, कोई सा भी जो आपको बेहतर लगे। फिर वैसे परीक्षा देनी है जैसे आप सामान्य परीक्षा हॉल में देते हो, ऐसे आपको परीक्षा देनी है। और वो भी कितनी? 50। और फिर देखना तुमके मज़ा आ जाना है। तो मैंने 56 मॉडल पेपर हल किए थे, मैंने 100 का टारगेट किया था, पर ये यकीनन मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन अनुभव है
कि मैंने 56 मॉडल पेपर हल किए और मेरे 150 से ऊपर मार्क्स आए थे पहले पेपर में, जो आज तक भी शायद मेरे इलाके का तो मेरे को रिकॉर्ड लगता है। ये टूटा नहीं, और ये रिकॉर्ड कोई तोड़ता है तो मेरे से 1100 रुपये का इनाम ज़रूर लेके जाए कि मेरा रिकॉर्ड किसी ने तोड़ दिया। 150 से ऊपर मार्क्स है। हाँ, तो मॉक टेस्ट आपको कितने देने मार्केट में उपलब्ध जितने हैं उसमें मिनिमम 50 तो आपको मॉक देने चाहिए। ये रीट के लिए, पटवार के लिए और अन्य जितने एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम के लिए आपको ये एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद आपको आपका जो कंटेंट है वो एक होने की वजह से फ़ायदा क्या है कि आप उसका बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रिवीजन करना है। और मैं कह रहा हूँ कि प्रतिदिन आप जो पढ़ाई करते हैं उसका 20% क्या करो, रिवीजन पे लगाया करो। किस पे लगाया करो? रिवीजन पे। आप जैसे 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 2 घंटे रिवीजन करें। प्रत्येक दिन पढ़ा हुआ शाम को रिवाइज करके ही सोना है और सुबह उठ के उसका रिवीजन करके ही स्टार्ट करना है। यानी कि स्टार्ट में और लास्ट में दोनों टाइम आप अगर रिवीजन करते हो तो आपको इतना ज़्यादा याद रहेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको मज़े ही आ जाएंगे। अगली जो चीज़ है वो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, 9वीं और 10वीं की किताबें। ये 2 किताबें ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। इसकी PDF मैं आपको अपने ग्रुप में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से इन किताबों का थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाहों से भी अध्ययन कर लें, क्योंकि वैसे तो आपके नोट्स में ये सारी किताबें इंक्लूड होएगी किसी भी कोचिंग में पढ़ाई हुई, पर आप एक बार इन पे नज़र डाल देते हैं तो वो भी बेहतरीन होगा। तो ये हमने 5 रूल पढ़े हैं, जिसमें फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। एक, कोचिंग का नोट्स पढ़ना है। उसके बाद पुराने प्रश्न पत्र के लिए आपको दिशा पढ़नी है, ये हिंदी की दिशा, अलग अलग विषय की सबकी दिशा आती है, आप ये देख सकते हो। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट अनिवार्य लगाने हैं, इसको लेके कोई भी कोताही नहीं। तीसरा है रिवीजन रोजाना करना है, जिसमें आपको 20% रिवीजन का समय जरूर देना चाहिए, और जब एग्ज़ाम करीब आने लग जाए तो 50% पे लेके चले जाना है। और एग्ज़ाम के अंतिम 15 दिन तो नया कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको, कि 100% रिवीजन ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो अगला है RBSC बुक्स, जो कि हमने बता दी है आपको, और अलग भी जो भी किताबें राजस्थान बोर्ड की आती है या NCERT की बुक्स आती है, वो काफ़ी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मददगार होती है, तो आप उनका भी फ़ायदा लें। ये ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, गाइड नहीं है। अब अपन बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में, जिसमें 5 नियम आ रहे हैं। वो नियम बिल्कुल ही जोरदार होने वाले हैं, आप इन नियमों को भी फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, तो अगले जो 6 नियम हैं वो ये हैं कि आपको लिख लिख कर पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है? जैसे आप गणित के सवाल करते हो वैसे आपको जीके को लिख लिख के पढ़ना है। अगर आप जीके को लिख के पढ़ते हो तो आप जिस टाइम लिख के पढ़ते हो उसी समय 5 बार उसका रिवीजन हो जाता है। एक बार आप देखते हो कॉपी में, एक हो गया, दूसरा आप कॉपी में देख के माइंड में लाते हो, 2, तीसरा आप उससे लिखते हो, 3 वापस देखते हो सही लिखा है कि नहीं लिखा, 4 और फिर ये कहते हैं वही इधर लिखा है या नहीं लिखा। 5 बार रिवीजन हो जाता है। यानी कि एक्टिव माइंड या एक्टिव लर्निंग जो होती है वो होती है लिख लिख कर पढ़ने से। अगर ये आदत नहीं है तो इसको आदत में लाएं, ये आदत बनाएं। ये मेरा तो बिना लिखे तो मैं कभी पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं राजस्थान जीके भी लिख लिख के पढ़ता हूँ। जैसे कि मेरे को राजस्थान का भूगोल पढ़ना है तो मैं 2 मिनट के अंदर ऐसे मैप बना देता हूँ रफ, और रफ साफ तुरंत उस चीज़ को उधर फीड कर देता हूँ। कुछ भी पढ़ना है, फिजिकल डिवीजन पढ़ना है, जलवायु पढ़ना है, नदियाँ पढ़ना, सब लिख के पढ़ता हूँ। भूगोल में, इवन कला संस्कृति में भी लिख के पढ़ता हूँ, क्योंकि माइंड को पता चलता है कि ये इम्पोर्टेंट बात है। नहीं तो अपन जैसे वीडियो देखते हैं, हज़ारों वीडियो अपन यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे देख चुके, पर वीडियो याद नहीं है हमें। क्यों याद नहीं है? क्योंकि वो हमारा दिमाग जानता है कि ये अनयूजफुल चीज़ें हैं। तो उन दिमाग को बताना पड़ेगा कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी ये लिखा है, आपको देख लो।
इवन मैंने इसका एक शॉर्ट नोट्स और बनाया था, ये देख लो कि ये मैं ये इस पे लिखूंगा। तो ऐसे लिखने पे मेरे 10 नियम कंप्लीट मुझे आपको डिलीवर जो करने हैं वो लिख लिख के डाले, वैसे आपको लिख लिख के पढ़ना है। कोई लोग यूँ कहेंगे कि ऐसा करने पे तो इतना तो समय ज़्यादा लगेगा, तो वो बेबुनियादी बातें हैं, आप ऐसा ज़रूर करें। अगला है टारगेट बेस्ड स्टडी। इसमें क्या है, प्रतिदिन के छोटे छोटे भी लक्ष्य हैं तो वो भी बनाएं, आप लिस्ट आउट करें। उसके लिए आप मेरे पास तो मैं इस चीज़ का यूज़ करता हूँ, ये बड़ी शानदार चीज़ है। पर आपको एक कागज़ लेना है, उस पर ये 10 टारगेट लिख देने हैं और पूरे होने पे आपको ये, मेरे वाले में तो राइट का निशान लग जाता है, ये लो, ये बाकी में ऐसे करा हुआ है। आपको ऐसे नहीं करना है, लिस्ट बनानी है, आज ये पढ़ना है, 3 विषय पढ़ें दिन भर में तो और बेहतर होगा। पढ़ लिया, राइट, नहीं पढ़ा है तो आप उसको क्या कर लोगे, क्रॉस कर दो, ताकि हमें योजना बना के पढ़ना इसको कहा जाता है। तो दैनिक योजना होनी चाहिए, साप्ताहिक योजना होनी चाहिए और मासिक योजना होनी चाहिए। योजना बना के आपको पढ़ना है और अपनी जो ग्रोथ है उसको भी ट्रैक करना है। अब मैं तो ऐसा करता था कि आधे में लिख देता था कि ये याद हो गए और ये बाकी है, तो याद वाले देखते ही एकदम कॉन्फिडेंस आता है सामने फ्रंट में, ठीक है। तो ऐसा आप करें। अगला है पोमोडोरो टेक्निक। ये क्या चीज़ होती है, ये आप लगातार इस पे मैं बात करना चाह रहा था कि इंसान का जो दिमाग है, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी 52 मिनट से ज़्यादा एक टॉपिक पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता। ये इंसानी, ये मानव की सीमा है। ये बाकी सब जगह पे मैं कहीं पे भी आदमी को सीमित नहीं करता हूँ, असीम संभावना हमारे पास है। पर ये मन को एक जगह लगाना या फिर दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट करने के लिए हमारे पास भगवान ने सीमा दे रखी है, वो है 52 मिनट। और कोई यूँ कहेगा मैं तो 10 घंटे उठता भी नहीं हूँ एक जगह बैठ के, तो बेटे तुम वो वहाँ पे बैठ के केवल मजदूरी का कार्य कर रहे हो, आपका वहाँ पे रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलना है। तो यहाँ पे हम पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको क्या बोलते हैं 50 मिनट पढ़ाई करनी है और 10 मिनट आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, यानी भौतिक काम करने, कोई भी जैसे झाड़ू निकाल दिया है, बर्तन धो दिए हैं या फिर उठ के वॉक कर लिया है, म्यूजिक सुन लिया है, और इससे ज़्यादा अलग नहीं। तो आप पढ़ाई करते समय 50 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठे। घंटों लाइब्रेरी में जो लोग बैठे रहते हैं उन लोगों के लिए ये वार्निंग है। आपके दिमाग को अगर 100% आप याद रखवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि 50 मिनट के बाद उस जगह से उठ जाना है। मैं अलार्म लगा के ऐसे किया करता था, अलार्म सेट रहता था मेरे फ़ोन में कि 45 मिनट के बाद हमें उठ जाना है, यानी टाइमर सेट करता था, वो घंटी बजी मैं उठ जाता था। ऐसे आपको ये करना है और इससे आपको बहुत याद रहेगा। ये है पोमोडोरो टेक्निक। अगला है सोशल मीडिया से दूरी, क्योंकि ये मैंने इस पे एक हमारा नियम बनाया था। उस नियम के अनुसार ये था कि जो खेतों में अभी रबी की जो फसल हो रही है उसको करने के लिए जो बड़े बड़े जो खेतों में मिट्टी के वो ढेले होते हैं उनको फोड़ने के लिए उसके ट्रैक्टर के पीछे जो थंब बांध दिया जाता है, वज़नदार जो गट्टा बांध दिया जाता है, वो उनको फोड़ देता है। वैसे ही ये सोशल मीडिया आपका जितना दिन भर में लर्न किया है उसको ख़त्म कर देगा, डिलीट कर देगा, उसके ऊपर हमारे की तरह घूम जाएगा और आपका कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इससे दूरी बना लो। फ़ोन को घर अगर लाइब्रेरी जाते हैं तो कहाँ रखना है आपको, घर पे, और लाइब्रेरी जाओ फ़ोन नहीं ले जाना, नो फोन्स, इससे दूर रहो प्लीज़। ये आपको ख़त्म करा। अभी के डिस्ट्रैक्शन में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया है, इससे दूरी बनाओ। आपके अंदर ऐप नहीं होने चाहिए, टेलीग्राम जैसा ऐप होना चाहिए, व्हाट्सएप होना चाहिए, बाकी सारे ऐप हैं वो डिलीट करो और उनके ऊपर फोकस मोड लगा के भी आप उसको बंद कर रख सकते हो। अब जो आखिरी है वो है योग और शयन। दिमाग को ताज़ा रखने के लिए हमें 7 घंटे की नींद रात में लेनी है और 1 घंटे की नींद हमें दिन में लेनी है। ये अगर आप टेक्निक का पालन करते हो तो मज़ा ही आ जाना है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा काम करेगा।
रेडिएटर के रूप में ये काम करती है। आपके दिमाग को ठंडा रखना है तो आपको नींद कितनी लेनी है, मिनिमम 7 घंटे, और दिन में 1 तो 8 घंटे, तो 1/3 तो आपको सोना ही है 24 घंटे में से। इतना ज़्यादा आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। और उसके बाद इस वाले में मैं ये कहना चाहूँगा, किसी व्यक्ति की 6 घंटे में भी पूरी हो जाए तो वो उसको ऐसा करना चाहिए। और मैं आज भी 8 घंटे सोता हूँ, और मैं कंपटीशन की तैयारी करता था तब भी मैं 8 घंटे सोता था। योग हमारे जीवन में हमें क्यों डालना है? आपको प्रतिदिन केवल 5 से 15 मिनट या 15 से 30 मिनट सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और जो आप कर सको वो वाला योगासन आपको करना है। उससे आप दिन भर ऊर्जावान रहोगे। इन चीज़ों पे कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले ना इंस्टीट्यूट में चर्चा होती है और ना ही कोई दोस्त इसके बारे में बताते। सीधे पढ़ते मैं कौन सी कोचिंग में जाऊं, मैं क्या पढूं, वो बातें अपन पहले पार्ट में कर चुके। तो ये हमारे 10 नियम थे। मैं इन नियमों को फिर से ब्रीफ करना चाहूँगा। ये है कि हमें एक कोचिंग का नोट्स पढ़ना है, पुराने प्रश्न पत्र हमको ज़रूर हल करने हैं, और मॉक टेस्ट लगाने मिनिमम 50, और रिवीजन हमें रोज़ाना करना है 20% समय। यानी कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन तो हार्डकोर होना चाहिए। हर दिन रिवीजन करना है और हर 7वें दिन रिवीजन करना है। उसके बाद हमें राजस्थान बोर्ड की किताबों को भी प्रीफर करना है। और अगला ये है कि हमें लिख के पढ़ना है। पोमोडोरी टेक्निक है जिसमें क्या है कि 45 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट का ब्रेक, या 50 मिनट पढ़ना है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है। 10 मिनट के ब्रेक में आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है। सोशल मीडिया को ना कहें और टारगेट बेस्ड स्टडी करें, यानी कि प्रतिदिन आपको लक्ष्य बनाना, लिस्ट आउट करके फिर पढ़ना है। सुबह उठ के लक्ष्य बनाना या शाम को सोते समय लक्ष्य बनाओगे, कल ये पढ़ेंगे, और शाम को रिव्यू करके फिर सोना है। और खुद के साथ ईमानदार रहना है दोस्तों। और योग व शयन कम से कम 6 घंटा सोना है। मैं 7 घंटे सोता था, तो आपको 7 घंटे भी सो सकते। दिन में आपको 1 घंटे नैप लेनी है, वो अनिवार्य। और अपना टाइम बिल्कुल मशीन के अनुसार आपको समय अपना सेट कर देना है। और योग प्राणायाम की बात कर रहा तो पढ़ने का जो समय है आपका, वो रात को नहीं जगना है। आपको रात को 10 बजे सो जाओ आप, और सुबह 6 बजे उठ के योग प्राणायाम थोड़ा जितना कर पाओ उतना ज़रूर करना। उससे आप दिन भर ऊर्जावान रहोगे। तो मित्रों, ये था हमारा वीडियो। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता कैसे प्राप्त करें उसके जो 10 नियम हैं मैंने लास्ट में ब्रीफ किए हैं। और ये डिटेल जो वीडियो है आप इसको देख सकते हैं। ऐसे वीडियो हमेशा आते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट ज़रूर करना है कि कौन सा नियम आपको अच्छा लगा। आपका दोस्त बंटी गोगन, व्याख्याता इतिहास, आगे से ऐसे वीडियो लाता रहेगा। और शुभ रात्रि, धन्यवाद, शब्बा खैर।